वेलकम फ्रेंड्स टू द मागा एकेडमी स्कूल ऑफ लर्निंग साइंस। और हमारा ये सेकंड लेक्चर है और जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज को समझा रहे हैं। और यहाँ पर जो हम कोड समझाने वाले हैं वो है डी, जो मैंने आपको शुरुआत में कोड दिया था ए बी सी डी। मैं ए बी सी को समझा चुका हूँ और ये हम यहाँ पर डी को करेंगे। तो ए था कि अमेंडमेंट के थ्रू ये इंट्रोड्यूस हुआ है। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई हैं पार्ट 4A में, और इसमें जो एक ही आर्टिकल है दैट इज 51A। तो यहाँ पर ए था कि 42nd अमेंडमेंट से यहाँ पर 10 ड्यूटीज ऐड करी गई हैं और 86 अमेंडमेंट में एक और ड्यूटी ऐड कर गई, तो टोटल आज 11 ड्यूटीज हैं। और बी में आप इसको 8 की तरह कंसीडर करेंगे, तो 8 जो थी। और सी से आप देखेंगे कमिटी, तो स्वर्ण सिंह कमिटी ने इसमें 8 रिकमेंड किए थे, लेकिन हमने इसमें 10 42nd अमेंडमेंट से 10 इसमें ऐड किए हैं और एक 86 अमेंडमेंट से हो चुका है, तो टोटल 11 हो जाती हैं। और इसमें ये भी चेक करेंगे कि यहाँ पर जो आप एक और फैक्ट यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, ये यहाँ पर जो मिनिस्टर थे वो लॉ मिनिस्टर जो थे वो HR गोखले थे। हम मूव करते हैं डी पे। डी ये इंडिकेट करता है कि कौन से ऐसे कौन से ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो रिकमेंड करते स्वर्ण सिंह कमिटी ने, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नहीं बन पाए। तो इनको जब हम एनालाइज करेंगे तो हम इसे 3 व्यू पॉइंट से एनालाइज करेंगे। पहला पॉइंट कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज थी जो डिस्कार्ड कर दी गई। तो दूसरा कि हम ये देखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्वर्ण सिंह कमिटी ने क्या बोला था और क्या आज इसका इम्प्लीमेंटेशन इवॉल्व हुआ है। तो ये हम दो कंपैरिजन करेंगे और इसी कंपैरिजन के थ्रू हम फंडामेंटल ड्यूटीज का जो मेंस पार्ट का जो एनालिसिस होता है वो हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला व्यू पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऐसी कौन सी थी जो डिस्कार्ड कर दी गई। जो उसमें आप 3 बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज को बोल सकते हैं जो कि आज प्रेजेंट सिनेरियो में भी काफी न्यूज़पेपर में अराइज होती रहती हैं। वो है कास्टिंग ऑफ वोट, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए कि कास्टिंग ऑफ वोट आज एक डिबेट है, प्लस पेइंग ऑफ टैक्स और प्लस फैमिली प्लानिंग। तो ये 3 चीजों को इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं, इनको शामिल नहीं किया गया। और आप इनको देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा। जो 10 ड्यूटीज ऐड करी गई थी 42nd अमेंडमेंट में और जो ये ड्यूटीज हैं इनमें आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा कि ये जो तीनों ड्यूटीज हैं, पेइंग टैक्सेस, कास्टिंग वोट और फैमिली प्लानिंग, ये एक कॉन्क्रीट एक डेफिनेट चीज को शो करती हैं। और जो 10 इंक्लूड करी गई हैं उनमें से काफी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो वेग नजर आती हैं, जैसे कि आइडियल्स। अब आप नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कितना वेग है। इसमें DD चावला जो एमिनेंट लॉयर थे उस समय, उन्होंने ये बोला था कि फ्रीडम स्ट्रगल में अगर नोबल आइडिया हम गांधी जी का भी मान सकते हैं और भगत सिंह का भी मान सकते हैं, दोनों ही आइडियल्स अपनी अपनी जगह पे नेशनल स्ट्रगल के हैं, तो हमें कौन सा मानना है। तो यहां पर ये क्लैश होता है क्योंकि ये वेग है, एम्बिगुअस पार्ट है ये इसका। और दूसरा अगर आप देख लें तो साइंटिफिक टेम्पर, तो साइंटिफिक टेम्पर का एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत न्यूज में था 2016, 15 और 17 में। वो ये था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं, क्रॉप्स जो हैं, वो इंट्रोड्यूस कर रही थी गवर्नमेंट साइंटिफिक टेम्पर के लिए। उसको सही ठहराया जा रहा था, लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट और फार्मर्स उसको कुछ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर बोल रहे थे, अगेंस्ट द नेचुरलिटी बोल रहे थे। तो ये भी एक डिबेटेबल इशू बना था उस समय के वक्त। तो हम देख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज का एक वेगनेस दिखती है जो 42nd अमेंडमेंट में आए गए, जोड़े गए हैं। और जो 8 जो ये लेफ्ट आउट कर दिए गए इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे कि कास्टिंग ऑफ वोट, पेइंग ऑफ टैक्सेस और फैमिली प्लानिंग, इनकी इंपॉर्टेंस आज प्रेजेंट सिनेरियो में फील होती है। और शायद हो सकता है इनकम्बेंट गवर्नमेंट इसको ऐड भी कर दें आगे आने वाले समय में। हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा फंडामेंटल ड्यूटीज को। जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने सुझाया था या रिकमेंड किया था वो ये बोला था कि आप इसको इतने पावरफुल इंप्लीमेंटेशन में डालिए कि अगर फंडामेंटल राइट्स को ये ब्रीच भी कर देते हैं तो भी ये इंप्लीमेंट किए जा सके। क्योंकि उस समय 42nd अमेंडमेंट में, अगर आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में कोड दे चुका हूं कि 42nd अमेंडमेंट को आपको स्वैप की तरह देखना है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स
और डीपीएसपी के बीच में भी स्वैप हुआ था। फंडामेंटल राइट्स ऊपर थे, डीपीएसपी नीचे आकर जाते थे, लेकिन फिर 42nd अमेंडमेंट में डीपीएसपी जो था वो ऊपर कर दिए गए और फंडामेंटल राइट्स उसके नीचे आ गए। तो ये एक तरह का स्वैप क्रिएट किया था, जो मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया है, डिस्प्यूट बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पर भी यही क्रिएट करने की कोशिश करी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो जब इंप्लीमेंट करें तो गवर्नमेंट जब उसे इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ लेके आए तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे हैं अगर, तो उसको कंसीडर ना किया जाए। तो ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो आएंगे नीचे फंडामेंटल ड्यूटीज के। तो इतना बोल्ड स्टेप या इतना फंडामेंटल राइट्स के लिए इतना जो कि एक डेड पॉइंट है उसको इंक्लूड नहीं करा गया, और वहां पर जो गवर्नमेंट थी उसने ये रिकमेंडेशन को नहीं माना। लेकिन आज क्या सीन बनता है, आज क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ही टफ है कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए 1992 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर आप कोई भी लॉ लेके आ रहे हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो हम उसको आर्टिकल 14 और 19 उनको अगर उनका बार थोड़ा नीचे करके फंडामेंटल ड्यूटीज का इम्प्लीमेंटेशन अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो वो उसे कंसीडर कर लेंगे, उसे नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला जाएगा। तो यहां पर ये 1992 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो ये बोलता है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम 14 और 19 के जो बार है, जो उसमें हम उसको जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसको थोड़ा सा टिल्ट करके या थोड़ा सा उसको करके हम फंडामेंटल ड्यूटीज के इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लॉ को निकल जाने देंगे, उसको रोकेंगे नहीं और हम उसको बचा लेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से। तो यहां पर इसके बाद 1992 में जब ये जजमेंट आया उसके बाद आप देखेंगे 2002 में 86 अमेंडमेंट से यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ और यहाँ पर एक नया फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, और यहीं से मालूम चल जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मैं आपको लास्ट में एक सुपर कोड देना चाहता हूं। सुपर कोड मतलब कि ये आपका हमेशा काम करेगा। अगर आपको कोई फंडामेंटल ड्यूटीज पे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कंक्लूजन में डाल सकते हैं या फिर अपना स्टार्ट ले सकते हैं। यहाँ से ये पॉइंट है, ये जो कोड है वो है ABCD है कि A फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। आपने देखा होगा आज 1-2 साल से आप नेशनल एक्टिविटीज में बहुत सारा राइज देख रहे हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में एक बेस फीलिंग है। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ेंगे तो आपको ये फील आएगा कि आपको सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, बल्कि उसको सेफ गार्ड करना है। और ये जो है एंटी नेशनल एक्टिविटी, ए से याद रखिए कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज कहीं भी अगर आती है तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट है, और गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए किसी भी लॉ, इवन लॉ भी बना सकती है और उसे फोर्स के थ्रू रोक भी सकती है। और बी को आप देखेंगे कि बी एन एक्टिव पार्टिसिपेटर। सिटीजन को यह बोला गया है कि आप एक पैसिव पार्टिसिपेटर नहीं है, एक एक्टिव पार्टिसिपेटर है। तो बी से आप इस तरीके से रख सकते हैं कि बी एन एक्टिव पार्टिसिपेटर। सी को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कमिटमेंट, तो कमिटमेंट यहाँ पर रखना है आपको अपने कंट्री के लिए। फिर डी से आप रख सकते हैं कि डिसिप्लिन रखना है आपको, और डेमोक्रेसी को आपको स्ट्रेंथन करना है, ना कि उसे वीकन करना है। तो अगर आपको इसे कंक्लूजन में डालना है फंडामेंटल ड्यूटीज के आंसर में, तो आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज नहीं करनी है, बी एक्टिव पार्टिसिपेटर होके कमिटेड और डिसिप्लिन वे में आपको डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, डेवलपमेंट लेके आना है। तो ये चीज जो है वो इसका कोर है, वो इसकी कोर फीलिंग है, कोर बेस है फंडामेंटल ड्यूटीज का। और बाकी हम इसको और समझते रहेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो क्योंकि एंटी नेशनल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड बी द पार्ट ऑफ आवर इनिशिएटिव ऑफ रिवीजन। थैंक यू।